हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर 7 मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, जिसको हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी बोलते हैं, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, कंसेप्चुअल भी है इसमें। तो हम लोग ऑलरेडी 4 लेक्चर यूट्यूब पे इसका कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 5वां लेक्चर है। आज 5वें लेक्चर में हम इम्यूनिटी का सारा पार्ट यानी प्रतिरक्षा का सारा पार्ट खत्म कर देंगे। इसके बाद जो 2-3 लेक्चर बचेगा उसमें हम लोग रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो हमारा 2-3 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का छोटे छोटे चैप्टर है, 3-3 4-4 लेक्चर में हम लोग इस महीने तक खत्म कर देंगे सारा। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आज के इसके पहले वाला चारों लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या चीज़ नहीं समझ में आया। प्रॉपर आप लोग उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं कर दी जाएंगे कि आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि पता चल जाए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, तो चलिए समझने की कोशिश करिए, आ जाएगा। देखिए क्या होता है भाई। आज हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीनेशन। इसके पहले हम लोग सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में बात किए थे। सक्रिय प्रतिरक्षा भी 2 प्रकार का था, नेचुरल और आपका आर्टिफिशियल। नेचुरल उसमें स्वाभाविक लिख दिया था, आप लोग उसको प्राकृतिक कर लीजिएगा। ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में दोनों में जो नेचुरल उसको प्राकृतिक कर लीजिएगा। ठीक, स्वाभाविक लिख दिया उसमें, तो आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आते हैं हम लोग वैक्सीनेशन पे एंड इम्यूनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं टीकाकरण और प्रतिरक्षण। ठीक है, इसके पहले हम लोग अंग प्रत्यारोपण भी पढ़ाए थे, तो उम्मीद है वो सब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नहीं क्लियर हुआ होगा तो अभी इसका क्या करेंगे, जो चैप्टर ये खत्म हो जाएगा तो इसका 1 शॉट कराएंगे, उसमें सबका डाउट क्लियर करेंगे और लाइव रहेगा वो क्लास पूरे चैप्टर का। तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है, जो भी आपको नहीं समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे आते हैं हम लोग टीकाकरण और प्रतिरक्षण। सेम बात है। टीकाकरण क्या है? टीकाकरण से ही हमारे अंदर प्रतिरक्षण या इम्यून सिस्टम डेवलप्ड होता है, जिससे हम रोगों से लड़ लेते हैं, यानी एंटीबॉडी हमारे अंदर डेवलप होती है। और आपको हम बताए थे इम्यून रिस्पॉन्स में कैसे बी लिम्फोसाइट से कोई एंटीजन या पैथोजन जुड़ता है, तो बी लिम्फोसाइट पैथोजन प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में डिवाइड होती है। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है और उसके खिलाफ क्या बन जाती है? मेमोरी बन जाती है। तो जब दूसरी बार वही पैथोजन शरीर में एंटर करता है तो मेमोरी पहचान लेती है उसको, और आईजीजी के बनने के कारण वो क्या होती है, जो आपका पैथोजन है, मारा जाता है। ठीक है, तो कैसे बी लिम्फोसाइट काम करता है इम्यून रिस्पांस में आपको पढ़ा चुके थे। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह है टीकाकरण में। आपका सिद्धांत क्या है? टीकाकरण की प्रक्रिया इम्यून सिस्टम मेमोरी पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्मृति पर आधारित है। यानी टीकाकरण में हम लोग करते क्या है, मतलब क्या है इसका मतलब क्या है? ये अपनी भाषा में लिखा हुआ बात है। ठीक है, किताबी भाषा उतनी नहीं है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो टीकाकरण प्रक्रिया किस पर आधारित है? मेमोरी पर आधारित है। मतलब जब शरीर को किसी रोग के कमजोर या मरे हुए रोगाणु से परिचित कराया जाता है। परिचित मतलब क्या करा? इंजेक्ट कराया जाता है, तो शरीर उसे पहचानना सीख लेता है। क्या कर लेता है? पहचानना सीख लेता है। याद करिए आप लोग, ये कोई इंसान है, ठीक है। अब इंसान में ये कोई रोगाणु है, पैथोजन है। क्या है? पैथोजन। ये पैथोजन जब इंटर किया तो हमारी बी लिम्फोसाइट, सबसे पहले हमारी कौन? बी लिम्फोसाइट। ये पैथोजन यहाँ पे जाके जुड़ गया, बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट जो आपका था वो क्या किया? 2 सेल बनाया, 2 सेल, एक प्लाज्मा और एक मेमोरी। तो मेमोरी बनाया, प्लाज्मा ने क्या किया? एंटीबॉडी बनाया। एंटीबॉडी कौन सा एंटीबॉडी? आईजीएम। आईजीजी भी बनता है लेकिन आईजीएम से कम बनता है। आईजीजी भी बनता है लेकिन आईजीएम से कम बनता है। जब दूसरी बार वही पैथोजन शरीर में एंटर किया तो हमारी मेमोरी ने क्या किया? उस पैथोजन को, ये हमारी मेमोरी सेल है, ठीक है, मेमोरी सेल,
ये मेमोरी सेल ने इस पैथोजन को पहचान लिया और फिर प्लाज्मा सेल ने क्या किया, एंटीबॉडी बनाया, आईजीजी, ढेर सारा आईजीजी बनाया, ठीक है, और आईजीएम कम, ये आईजीजी क्या किया, इसको मार दिया। अब शरीर में आईजीजी बन चुका है इस पैथोजन के खिलाफ। अब जब भी कोई पैथोजन आएगा इसी प्रकार का, मतलब इस यही पैथोजन, तो हमारा आईजीजी तुरंत एक्टिव होकर मार जाएगा। यानी मेमोरी ऑलरेडी हमारी क्या हो चुकी है, बन चुकी है। तो ये हम अच्छे से पढ़ा चुके थे आपको पीछे ही, तो इसको आप लोग नोट करिएगा। सिंपल सा बात क्या था भाई, सिंपल सा बात ये था कि आपके शरीर में जब हम लोग किसी रोगाणु को प्रवेश कराते हैं, ठीक है, या तो पहली बार प्रवेश करता है वो प्राकृतिक हो गया, प्राकृतिक रूप से भी एंटीबॉडी बन जाती है। अगर शरीर में प्रवेश कर गया कोई रोग का रोगाणु, ठीक है, तब भी हमारा बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, बनाएगा। लेकिन अगर हमको टीकाकरण कराना है तो हम लोग डायरेक्ट उस पैथोजन को डायरेक्ट नहीं डालेंगे, पहले उसको क्या करेंगे, कमजोर करेंगे या उसको मार देंगे, ठीक है। तो मरे हुए कमजोर रोगाणु से परिचित कराया जाता है, जिससे हमारा शरीर क्या होता है, पहचानना सीख लेता है। तो एक बार पहचान लेगा तो एंटीबॉडी बना लेगा। तो जब पहचानना सीख जाता है, अब हमारे अंदर कोरोना वैक्सीन लग चुका है, तो जब कोरोना का वायरस अंदर आएगा तो हमारा इम्यूनिटी तुरंत उसको पहचान लेगा और तुरंत उस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो यही चीज है। तो पहचानना सीख लेना एक तरीके से क्या है, टीकाकरण, ये सिद्धांत है इसका। अब टीका लगाना, टीका कैसे बनता है, कैसे लगाते हैं, इसमें रोग पैदा करने वाले जीवाणु, समझ लीजिए खाली पढ़ लेंगे आपको आ जाएगा। इसमें रोग पैदा करने वाले जो जीवाणु होते हैं उसके एंटीजेनिक प्रोटीन, यानी रोग पैदा करने वाले जो आपके क्या है, जीवाणु है या विषाणु है या पैथोजन है, पैथोजन मतलब कोई भी आ सकते हैं, जीवाणु विषाणु कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रोग पैदा करने वाले पैथोजन है उसके एंटीजेनिक प्रोटीन, यानी एंटीजेनिक प्रोटीन कहने का वो मतलब है कि उसके शरीर का वह भाग जो रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। पूरा पैथोजन भी हम लोग क्या कर सकते हैं, शरीर में डाल सकते हैं कमजोर करके, या तो उसका वह भाग केवल डाल दिया जाए जो क्या करता था, रोग उत्पन्न करता था, ठीक है। वो जो क्या करता था, रोग उत्पन्न करता था, उसी भाग को हम लोग एंटीजेनिक प्रोटीन या इन एक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन, या तो कमजोर करके शरीर में डाल देते हैं। तो किया क्या गया वैक्सीनेशन में, कुछ नहीं किया गया। जो रोग पैदा करने वाले पैथोजन है, या तो उसके उस भाग को शरीर में डाल दिया जाए जो केवल रोग उत्पन्न करता है, या तो उसके पूरे शरीर को इनएक्टिव कर दिया जाए, उसको कमजोर कर दिया जाए, मार दिया जाए, वीक कर दिया जाए और उसको शरीर में डाल दिया जाए। तो ये वैक्सीन के रूप में काम करते हैं, ठीक है। इससे शरीर में बी लिम्फोसाइट सक्रिय होते हैं। अभी बताए थे ना, बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में डिवाइड होता है। इससे क्या होता है, बी लिम्फोसाइट सक्रिय होता है, जिससे मेमोरी सेल बनते हैं और मेमोरी सेल भविष्य में असली रोगाणु के आने पर जल्दी से प्रतिक्रिया देकर रोग से बचाते हैं, ठीक है। एक बार मेमोरी सेल बन गया, एक बार हम पहचान लिए तो जल्दी से क्या होंगे। अब जैसे कि हम पहली बार क्लास में आए, ठीक है, आप लोग हमको नहीं जानते, तो पहले हम इंट्रोडक्शन कराएंगे, ये कराते हैं, हम ये पढ़ाते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, ठीक है, पहले जानेंगे। फिर अगले दिन से आएंगे तो आप हमको पहचाने हुए हैं, तो फटाक से पढ़ाना स्टार्ट किया, आपको पता है कि हाँ ये करते हैं। उसी तरह पहली बार जब कोई भी बैक्टीरिया वायरस शरीर में जाता है तो पता नहीं है कि ये करेगा क्या, आखिर ये हमारे शरीर के अंदर करने क्या आया है, ठीक है। लेकिन जब वो पहली बार वो घटना कर दिया तो हमारा शरीर का इम्यूनिटी जो मेमोरी सेल वो पहचान लिया कि अरे आखिर ये काम किया था, तो अगली बार आते ही उसको क्या करेंगे, मारना स्टार्ट कर देंगे। तो उसी तरह डायरेक्ट हम लोग अगर मजबूत वायरस या बैक्टीरिया शरीर में डाल दिया जाए, वही डाल दिया जाए, तब हमको रोग हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा फिर। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, पहले उसको कमजोर कर देते हैं। मेमोरी बनाना है ना, उसको पहचानना ही है, तो पहले उसको क्या कर देंगे, कमजोर कर देंगे। या तो उसका केवल वही भाग ले लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीजेनिक प्रोटीन, उसका वही भाग ले लेंगे जो क्या होगा, जो रोग उत्पन्न कर सकता है। या तो उसका डीएनए भी लेकर हम लोग डाल सकते हैं शरीर में, उसका डीएनए भी लेकर ही डाल सकते हैं। यानी उसका डीएनए ले लेंगे, उसके डीएनए जब शरीर में डालेंगे तो वो भाग बना लेगा। उसका डीएनए कौन सा भाग बना लेगा, वायरस का वो भाग बना लेगा जो रोग उत्पन्न करता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको पहचान जाएंगे। तो हम लोग कई प्रकार से वैक्सीनेशन करा सकते हैं, या तो सीधे उस पैथोजन को मार के कमजोर करके डाल दे ताकि जाके शरीर में मेमोरी बन जाए, बस मेमोरी बन जाए, ठीक है, और एंटीबॉडी बनने लगे। और दूसरा चीज क्या करेंगे, या तो उसको डीएनए को डाल देंगे, या तो उसके उस भाग को डाल देंगे जिससे रोग उत्पन्न होता है। तो इन तीनों तरीके से मेमोरी बनाया जा सकता है शरीर के अंदर, ठीक है। यही क्या है आपका, यही आपका क्या है, वैक्सीनेशन या टीकाकरण।
ठीक है, तो टीकाकरण जब हो जाता है तो कौन सा सेल एक्टिव होता है? बी लिम्फोसाइट एक्टिव होता है। कौन सा एक्टिव होता है? बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट ही क्या करेगा? मेमोरी सेल बनाएगा, क्योंकि जितने भी बॉडी फ्लूइड में बताया थे आपको कि बॉडी फ्लूइड में जैसे आपका क्या हो गया, लसिका हो गया, आपका ब्लड हो गया, इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी मतलब कि आपका ये इम्यूनिटी काम करता है? बी लिम्फोसाइट काम करता है। टी लिम्फोसाइट कहाँ काम करता है? सेल के अंदर काम करता है, टिश्यू के अंदर काम करता है, अंग के अंदर काम करता है। ये सब कहाँ काम करते हैं? वहाँ। तो जब शरीर में डालते हैं तो तुरंत बी लिम्फोसाइट एक्टिव होता है। इसको क्या कर देंगे हम लोग? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खाली नोट करिए और पढ़ते जाइए, बस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ, कैसे वैक्सीनेशन हुआ, कैसे वैक्सीन का विकास हुआ आज के डेट में, वही हम लोग जनरेशन में बांटते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 3 जब हम लोग कर रहे थे क्या, इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगा रहे थे, तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग पहले दादा दादी के समय में लिपेप्स लूप का यूज करते थे। फिर कॉपर टी आया, आज हार्मोनल कॉपर टी, मतलब हार्मोनल कॉपर टी है ना, कम से कम कॉपर टी कर रहे हैं। हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस है ना, तो 3 जनरेशन में बटा। पहले जो था फर्स्ट जनरेशन में उतना अच्छे से काम नहीं करता था, सेकंड जनरेशन वाला और अच्छे से काम किया, अब हार्मोनल वाला एकदम अच्छे से काम किया। तो इसी तरह वैक्सीन का विकास हुआ। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में कैसे वैक्सीन होता था, वैक्सीनेशन होता था, ये टीके में पूरे जीव का उपयोग करके बनाए जाते थे। या तो उसको मार दिए जाते थे या तो उसको निष्क्रिय कर देते थे, जैसे पोलियो का टीका लगता था। ठीक है, तो पोलियो वायरस को हम लोग क्या करते थे, उसको कमजोर कर देते थे या तो उसको मार देते थे, और मारने के बाद शरीर में प्रवेश कराते थे, जिससे क्या हो जाता था, एंटीबॉडी बन जाता था, मेमोरी उसका बन जाता था शरीर के अंदर। ठीक है, जीवित, लेकिन अब देखिए इसमें क्या है, वो रोगाणु, जो रोगाणु है वो जीवित है लेकिन दुर्बल या कमजोर है, यानी रोग पैदा करने की क्षमता कम कर दी जाती है। अगर हम कहते हैं कि हम ऐसा कर देते हैं कि पोलियो वायरस को डायरेक्ट डाल देते हैं शरीर में, एंटीबॉडी बन जाएगा, मेमोरी बन जाएगा, क्या पता कि सीधे डाल दिए मजबूत बरियार और जाके शरीर में पोलियो कर दिया और हमारी बेकार हो गए। तो इसीलिए क्या किए, इसीलिए उसको कमजोर कर दिए, इतना कमजोर कर दिए ताकि वो शरीर में जाए, मेमोरी बस बन जाए, बाकी क्या हो, एंटीबॉडी बन जाए, मेमोरी बन जाए, ताकि अगला पोलियो वायरस होता है तो हम उस पर अटैक करके लड़ाई कर ले। ऐसा ना हो पाए कि हम डाल दिए सीधे वायरस ही जिंदा लिया के पकड़ के हमारी को रोगी हो जाए। तो इसीलिए वैक्सीनेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले उसको क्या करते हैं, कमजोर कर देते हैं, या तो इतना मार देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, कुछ काम का न रह जाए, लेकिन हाँ शरीर में जाकर मेमोरी बना दे। ठीक है, शरीर में जाकर क्या कर दे, मेमोरी बना दे। तो समझ में आया कि नहीं? तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग जो भी रोगाणु लेते थे उसको या तो एकदम कमजोर कर देते थे, जीवित रहता था उसको कमजोर दे देते थे, मार देते थे, लेकिन इतना नहीं मारते थे कि मर जाए। ठीक है, तो उसको एकदम कमजोर कर दिए। समझ में आया कि नहीं? और कमजोर करके डाल दिए। इसमें कौन कौन सा उदाहरण है, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी मौखिक रूप से जो मुंह में पोलियो का टीका लगाया जाता था, ड्रॉप पीते होंगे आप, बचपन में पिए होंगे। ठीक है, अब शायद पोलियो का नहीं चलता है क्योंकि शायद अब पोलियो मुक्त भारत हो गया है ना। अब पोलियो कहाँ होता है किसी को, उतना देखे होंगे, सब वैक्सीनेटेड हो गए हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, बीसीजी, बैसिलस कैलेमेट ग्यूरियन, तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस का टीका लगता है इसमें, यानी टीबी का टीका लगता है। ये भी इसी तरह होता है, इनके बैक्टीरिया को, इनके वायरस को हम लोग क्या करते हैं, कमजोर कर देते हैं, इतना कमजोर करते हैं कि शरीर में इफेक्ट न डाल पाए और शरीर के अंदर इंजेक्ट करा दे। स्मॉल पॉक्स, जिसको हम लोग चेचक कहते हैं, चेचक का भी टीका लगता है। ठीक है, तो ये सब में फर्स्ट जनरेशन में टीका में इसी तरह लगता था। पहले हम लोग उस बैक्टीरिया या वायरस को क्या कर देते थे, कमजोर कर देते थे, फिर शरीर में प्रवेश कराते थे। तो शरीर में जब प्रवेश कराते थे तो क्या होता था, बी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल बना लेता था और एंटीबॉडी बनाता था। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन का टीका था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, सेकेंड जनरेशन में टीका कैसे लगना शुरू हुआ। अब संपूर्ण जीव को नहीं लेते थे, यानी संपूर्ण रोगाणु को नहीं लेते थे। अब क्या करते थे सेकेंड जनरेशन में, इन टीकों में पूरे जीव के बजाय जीव के केवल उप इकाई का मतलब उस भाग को जो रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, हम कहते कि हम एक झोला रखा हुआ है, हम कहे उसको उठा लिया है, तो आपसे पूछा गया कि वो कौन उठाया, तो आप कहेंगे कि हम उठाए, ये आदमी आया था चश्मा लगा के उठा के लेके गया। लेकिन एक्चुअल में कौन उठाया, हमारा हाथ ना, तो हम अपना हाथ काट के अगर रख सकते, मतलब बिना खाली हाथ तो उठा नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी समझिए कि वायरस के कुछ ऐसे या बैक्टीरिया के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो केवल रोग उत्पन्न करते हैं। उसमें क्या करते थे फर्स्ट जनरेशन में, पूरे शरीर को ही मार के डालते थे।
अब हमको पता चल गया है कि उस वायरस बैक्टीरिया में ऐसा वही भाग है जो क्या कर रहा है, रोग उत्पन्न कर रहा है। तो हम लोग संपूर्ण जीव को डालने के बजाय केवल उस भाग को ही, केवल उस भाग को, उस सब यूनिट का उपयोग करते थे। इसको दो प्रकार में बांटा गया। अभी इसकी टेक्निक हमको पढ़ना है तो इसके बारे में खाली लिख लीजिएगा कि रिकॉम्बिनेंट। ये देखिए रिकॉम्बिनेंट क्या है, इसमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके सूक्ष्म जीव के केवल एक हिस्से को बनाया जाता था, जैसे कि प्रोटीन। उदाहरण के लिए हेपेटाइटिस बी का टीका। हेपेटाइटिस बी का टीका कैसे लगा? हेपेटाइटिस बी का टीके में हेपेटाइटिस वायरस का पूरा शरीर नहीं डाला गया, शरीर में कमजोर करके। उसमें उस हेपेटाइटिस वायरस का कुछ ही भाग क्या किया गया, किस टेक्निक से बना दिया गया? रिकॉम्बिनेंट। अब रिकॉम्बिनेंट क्या है इसको मत जानिए, बस इतना याद कर लीजिएगा। इसको पढ़ेंगे हम लोग जैव प्रौद्योगिकी में, घबराइएगा मत, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट में बस इतना समझिएगा कि इसमें क्या किया गया कि आनुवंशिक इंजीनियरिंग, एक तरीके से रिकॉम्बिनेंट क्या है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग है। इसमें सूक्ष्म जीव के केवल एक हिस्से को बनाया जाता है जो रोग उत्पन्न करता है। जो क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। या तो हेपेटाइटिस का वह भाग जो रोग उत्पन्न करता है उसको हम लोग निकाल लिए, या उसको आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा बना दिया। तो बनाने के बाद या निकालने के बाद क्या किए, उसी भाग को शरीर के अंदर प्रवेश करा दिए। तो सेकेंड जनरेशन में ऐसा था। उदाहरण क्या था? हेपेटाइटिस बी का टीका, ठीक है। टॉक्साइड, ये रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया द्वारा स्रावित टॉक्सिन होते हैं जिन्हें निष्क्रिय कर दिया जाता है ताकि वे सुरक्षित रहें लेकिन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सके। उदाहरण डीपीटी। तो यहां से अलग पॉइंट है, ठीक है, समझिए। पहले सेकेंड जनरेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, उस वायरस या बैक्टीरिया का वह भाग आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाकर शरीर में प्रवेश करा देते थे, जिससे कि शरीर में मेमोरी बन जाती थी उस वायरस के खिलाफ, उस बैक्टीरिया के खिलाफ, ठीक है। अब हेपेटाइटिस वायरस है तो हेपेटाइटिस बी का टीका इसी तरह लगा। अब दूसरी तरीके से क्या सेकंड जनरेशन में ऐसे भी कर सकते थे कि बैक्टीरिया या वायरस, ठीक है, जिससे वो उसका वो जहर मतलब हम लोग एक तरीके से टॉक्सिन की बात कर रहे हैं, तो उसके टॉक्सिन को इनएक्टिव कर देते थे, उसके जहर को क्या कर देते थे, निष्क्रिय कर देते थे। अभी भी उसके जहर को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। तो निष्क्रिय जब कर देते हैं तो उस निष्क्रिय जहर यानी निष्क्रिय टॉक्सिन को हम लोग बोलते हैं टॉक्सॉइड। निष्क्रिय टॉक्सिन को क्या बोलते हैं, टॉक्सॉइड। तो समझिए किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के जो टॉक्सिन है, विषैला पदार्थ है, उसको हम लोग निष्क्रिय कर दिए तो उसे बोलेंगे टॉक्सॉइड। अब टॉक्साइड क्या होते हैं, ये रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया द्वारा स्रावित टॉक्सिन होते हैं जिन्हें निष्क्रिय कर दिया जाता है ताकि वे सुरक्षित रहे लेकिन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सके, इम्यून रिस्पॉन्स दे सके। तो इन टॉक्सॉइड को भी शरीर में अगर डाल देंगे, इन टॉक्सॉइड को भी अगर शरीर में डाल देंगे तब भी क्या बन जाएगी, मेमोरी बन जाएगी। तो सेकेंड जनरेशन में या तो उस भाग को डाल दें, उस वायरस के उस भाग को डाल दें जो मेमोरी बना दे, या तो उस भाग को यानी उसके जहर को निष्क्रिय करके शरीर में प्रवेश करा दे, जिससे क्या हो जाए, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स हो जाए, बी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल बना ले। इसमें एक कॉमन टीका आता है डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। तीनों का इकट्ठा टीका लगता है, तीनों रोगों का डीपीटी का टीका लगता है, ठीक है। डीपीटी का टीका लगता है, पर्ट्यूसिस, टिटनस का टीका लगता है। इसमें क्या कर देते हैं, इन तीनों रोगों के जो रोगाणु होते हैं उनके टॉक्सॉइड को मतलब उनके जहरीले पदार्थ को, उनके विषैले पदार्थ को निष्क्रिय करके शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, थर्ड जनरेशन में क्या कर देते थे, एक तरीके से ये डीएनए वैक्सीन है। इसमें सीधे जीव के डीएनए का एक टुकड़ा उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए हेपेटाइटिस बी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में आपकी वही सेकेंड जनरेशन तक ही दिया हुआ है। थर्ड जनरेशन में आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या है कि हेपेटाइटिस बी का जो टीका है ये दूसरी पीढ़ी में भी बनाया जा सकता है ना। इसके पहले वाले में देखिए बनाए थे ना कि इसके किसी एक भाग को निकाले और शरीर में डाल दे। अब इसमें क्या किए, हेपेटाइटिस बी का डीएनए निकाल के शरीर में डाल दिए, डीएनए निकाल के क्या कर दिए, शरीर में डाल दिए, ठीक है। तो भी क्या होगा, बी लिम्फोसाइट मेमोरी बना लेगा। अरे यार ये क्या लिख दिया भाई, इसको आप लोग मत लिखिएगा, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं।
हाँ एक बार इसी तरह कर दे रहे हैं बस, खराब लगेगा ना पीपीटिया में, इसीलिए इसको कलर कर दे रहे हैं। चलिए इसको आप लोग मत लिखिएगा, बस इतना आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यूपी बिहार वाले, यूपी बिहार वाले अधिकतर पढ़ाई छोड़ के चुनाव पे ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं? चुनाव पे। अभी क्या है कि एक नेता है हमारे फेमस, दिनेश लाल यादव निरहुआ, ठीक है। तो जितने भोजपुरी इंडस्ट्री हैं सब लोग क्या हो रहे हैं, चुनाव में उतर रहे हैं। आप लोग चुनाव मत ध्यान दीजिए, ये लोग सिर्फ मजाक किए हुए हैं। इधर देखिए, हाँ चलिए इलक के बारे में बात नहीं करना है, बेकार है। यहाँ पे देखिए, हाँ थर्ड जनरेशन में क्या किया गया, हम लोग सीधे उस वायरस या बैक्टीरिया का डीएनए डाल दिया गया शरीर में। क्या कर दिया गया? डीएनए डाल दिया गया। तो बस यही था, तीन। यानी वैक्सीन हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं, या तो उस रोगाणु के, उस पैथोजन को सीधे मार कर, कमजोर करके शरीर में प्रवेश करा दे ताकि क्या हो, मेमोरी सेल बन जाए, या तो केवल उस भाग को, उस वायरस के केवल उस भाग को जो रोग उत्पन्न कर रहा है शरीर में प्रवेश करा दिया जाए, तब भी मेमोरी बन जाएगी बी लिम्फोसाइट द्वारा। या तो जो खाली जब संपूर्ण शरीर को डाला जाएगा वो करके, कमजोर करके, तो फर्स्ट जनरेशन में आएगा। सेकेंड जनरेशन में दो प्रकार से होगा, या तो केवल उस भाग को डालेंगे, या तो उसके विषैले पदार्थ को कमजोर करके डालेंगे, निष्क्रिय करके डालेंगे, जिसको टॉक्सॉइड बोलते हैं, सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में केवल उस बैक्टीरिया या वायरस के डीएनए को डाल देंगे, ठीक है। तो जो अभी तक खोजा गया वो उसके बारे में हम जान गए हैं। थर्ड जनरेशन में हेपेटाइटिस बी वाला है, जो सेकेंड जनरेशन में भी बनाया जा चुका था। चलिए आगे चलते, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं एलर्जी। हमारा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन वाला। एलर्जी क्या है? जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी सामान्य चीज जैसे धूल, पराग कण जो होते हैं, भोजन आदि पर अधिक प्रतिक्रिया दिखाता है तो इसे एलर्जी कहते हैं। यानी ऐसी चीजें जो एलर्जी पैदा करती हैं वो एलर्जीन कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? एलर्जीन्स कहलाती हैं। तो याद रखिएगा, एलर्जी क्या होता है भाई, कि हमारी इम्यून सिस्टम क्या होती हैं, हाइपर एक्टिव हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, एकदम एक्टिव। किसी चीज देखते हो ना कि बहुत लोग को होता है कि जैसे छींक आने लगता है, तुरंत तुरंत छींक आने लगता है, लेकिन बहुत लोग को नहीं आएगा। और किसी को लगेगा खुजली होने, तुरंत किसी चीज के संपर्क में आने पर तो खुजली होने लगेगा, और किसी को नहीं भी होगा। तो जिसको खुजली हो रहा है, छींक आने लग रहा है तुरंत, यानी उसकी इम्यून सिस्टम बहुत ही एग्रेसिव मोड में आ जाती है, तुरंत एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने की वजह से हमें एलर्जी हो जाता है। तो एलर्जी है क्या? एक तरीके से आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाना, एकदम तेज रिएक्ट करने लगना, तो वही क्या कहलाता है? एलर्जी कहलाता है। तो ऐसी एलर्जी, ऐसी पदार्थ जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, एलर्जीन्स कहलाते हैं। एलर्जी में आईजीई टाइप की एंटीबॉडी बनती है। तो याद रखिएगा, एलर्जी में कौन काम करता है? आईजीई। 5 प्रकार के एंटीबॉडी बताए थे, ठीक है। तो एलर्जी में कौन काम करता है? आईजीई। एलर्जी होने पर शरीर की मास्ट सेल, याद रखिएगा कौन सी सेल? मास्ट सेल से हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन जैसे रासायनिक पदार्थ, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो खुजली, छींक, लालपन आदि लक्षण पैदा करते हैं। तो यही चीजें है, अगर कोई भी एलर्जीन्स के संपर्क में हम आते हैं तो आईजी एंटीबॉडी बनने लगती है, और तेजी से मास्ट सेल जो होती है, मास्ट कोशिकाएं जो होती हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन आदि रासायनिक पदार्थ निकालने लगती हैं, खुजली, छींक, लालपन आदि लक्षण पैदा होने लगते हैं। यानी इसका मतलब है कि हमारी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव है, हमारी तेज इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है, सबका नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, इन लक्षणों को कम करने के लिए एंटी हिस्टामिन, एड्रीनेलिन, स्टेरॉयड जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी दब जाती है। हमारी इम्यूनिटी क्या होती है? दब जाती है, ठीक है। तो मास्ट सेल ये सब निकालना कम कर देती हैं, एलर्जी नहीं होता है, ठीक है। हम लोग एलर्जी की दवाई खाते हैं ना, ताकि अपनी इम्यूनिटी से, मतलब होता कुछ नहीं है, बस हमारी इम्यूनिटी से ये सब, हमारी मास्ट सेल से ये सब निकलने लगते हैं तेजी से।
हमारी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिव हो जाती है, तो एलर्जी कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, आज खत्म हो गया है लगभग। अब आते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे। स्व प्रतिरक्षा विकार तलवार बना हुआ है, ठीक है, यानी समान रूप से इम्यून सिस्टम शरीर की अपनी और बाहरी कोशिकाओं में फर्क पहचानता है। ये तो आपको पता ही है, आपको ये तो पता ही है ना कि हमारी और बाहरी सेल में हमारी इम्यूनिटी फर्क पहचानता है कि अपना कौन है, पराया कौन है। ठीक है, लेकिन कुछ केस में, कुछ मामलों में जिसमें जेनेटिक या कुछ अननोन रीजन भी है जो हम नहीं जानते, कुछ अननोन रीजन में इम्यून सिस्टम अपनी कोशिकाओं पर हमला कर देता है, पहचान नहीं करता, अपना लगेगा मारे। ठीक है, बहुत पगला के लगते हैं अपना मारने, पट पट गलवा पे। ठीक है, दूसरी तरह क्या होता है कि कुछ मामलों में, ये मामला कुछ भी हो सकता है, आनुवंशिक भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, हमारी इम्यून सिस्टम क्या होती है, अपनी कोशिकाओं पे हमला कर देती है। इसे ऑटो इम्यून डिजीज, स्व प्रतिरक्षा रोग, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए कौन है, र्यूमेटॉइड्स, आर्थराइटिस और मिस्थेनिया ग्रेविस। 3 रोग याद रखिएगा, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के रोग है। इसमें स्वयं की प्रतिरक्षा स्वयं के कोशिकाओं को मारना शुरू कर, लिख लीजिए वो स्क्रीनशॉट। अब आते हैं इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम कहां कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अभी तो हम लोग को ये पता है कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सब कर रहे हैं ना, लेकिन ये है कहां एक्चुअल में, एक्चुअल में कहां कहां पाए जाते हैं। तो यहां पे देखिएगा, मानव शरीर की इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र में शामिल होते हैं कौन कौन, लिम्फॉइड ऑर्गन, लसिका के अंग, लिम्फॉइड टिश्यू, ये भी लसिका टिश्यू है भाई, नहीं लिखा हुआ है, लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड से लसिका कोशिकाएं, सारी लसिकाएं, जैसे हम आपको बताया था ना, बी लिम्फोसाइट लसिका में, ब्लड में ज्यादा काम करती है, तो बेसिकली लसिका में, ठीक है, सॉल्युबल मॉलिक्यूल, घुलनशील अणु, बेसिकली 3 चीज आप याद रखिएगा, इसको हटाइए, लसिका अंग, लसिका ऊतक, लसिका कोशिकाएं। ठीक है, इनके अंदर क्या होती है, इम्यून सिस्टम मौजूद होती है, प्रतिरक्षा तंत्र मौजूद होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, यानी लसिका अंगों के प्रकार। पहला क्या है आपका, लसिका अंग 2, यानी हमारी इम्यून सिस्टम समझ में आ गया है ना, लसिका अंग, लसिका ऊतक, लसिका कोशिकाओं में ही ज्यादातर क्या होते हैं, मैक्सिमम इम्यून सिस्टम इसी में मौजूद होती है, और भी जगह होती है लेकिन मैक्सिमम इसी जगह मौजूद होती है। इसमें प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, प्राथमिक लसिका अंग है। प्राथमिक लसिका अंग क्या है, यहाँ लसिका कोशिकाएं बनती हैं और परिपक्व होती हैं, यानी लसिका कोशिकाएं लिख दिया भाई, हाँ लसिका कोशिकाएं। लिम्फोसाइट नाम है ना, नाम सुने होंगे आपका, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होती है, यहाँ पर लसिका कोशिकाएं बनती हैं, लिम्फोसाइट बनती है, बी और टी दोनों। ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ होता है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा एक तरीके से क्या है, प्राथमिक लसिका अंग है। क्या है, प्राथमिक लसिका अंग है। इसमें सभी प्रकार के लिम्फोसाइट की निर्माण होती है। लिम्फोसाइट मतलब बी और टी। ठीक है, यहाँ बी लिम्फोसाइट मैचुरेशन मतलब परिपक्व होते हैं, क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। ठीक है, बनता है सभी लिम्फोसाइट, मतलब सभी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है, बोन मैरो, लेकिन बोन मैरो में केवल परिपक्व कौन सा लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट। तो समझ जाइए, बोन मैरो में सभी प्रकार का लिम्फोसाइट बन रहा है, बी, टी लिम्फोसाइट बन रहा है, सभी प्रकार का लिम्फोसाइट। लेकिन इस बोन मैरो में कौन सा लिम्फोसाइट परिपक्व हो रहा है, तो केवल बी। तो टी कहां पे परिपक्व होगा, टी होगा थाइमस में। थाइमस मौजूद होता है सीने के बीचों बीच, यहां पर इसके अंदर थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्रंथि में टी लिम्फोसाइट जो होता है वो परिपक्व होता है। दोनों बने कहां, दोनों बने अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा क्या है, प्राथमिक लसिका अंग है। बने दोनों वहां पर, एक परिपक्व हुआ वहीं पर और दूसरा परिपक्व हुआ कहां पे, टी लिम्फोसाइट आपके बोन मैरो में। ठीक है, अरे
थाइमस में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। अब आते हैं द्वितीयक लसिकांग। द्वितीयक लसिकांग, यहाँ पर लिम्फोसाइट इंटरेक्शन क्रिया प्रतिक्रिया होती है, यानी यहाँ पे पैथोजन से लिम्फोसाइट प्रतिक्रिया करते हैं। कहाँ पे प्रतिक्रिया करते हैं? प्लीहा में, टॉन्सिल्स में और पियर पैचेस आंतों में और माल्ट में। माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड ऑर्गन, नाम याद रखिएगा। म्यूकोसा का लेयर बेसिकली आमाशय में ज़्यादा पाया जाता है ना, आंत में ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ पर ज़्यादा क्या होता है आपका इंटरेक्ट। तो जहाँ पर बनते हैं वो प्राथमिक लसिका अंग होते हैं, यानी जहाँ पर आपकी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, आपकी लिम्फोसाइट बनते हैं वो कहाँ पर होता है? उसे प्राथमिक लसिका अंग बोलते हैं। ठीक है, यानी जहाँ पर परिपक्व हुए, बने और परिपक्व हुए प्राथमिक लसिकांग, जो आपका अस्थि मज्जा में बने और परिपक्व हुए। लेकिन टी लिम्फोसाइट परिपक्व कहाँ हुआ? थाइमस में, वो आपका प्राथमिक लसिका है। और ये जो लिम्फोसाइट है कहाँ पर एक्चुअल में लड़ाई करते हैं? तो आपका लड़ाई करते हैं कहाँ पे? टॉन्सिल्स में, आपका आंतों में, आपका प्लीहा में, आपका माल्ट आदि, यहाँ पर ये इंटरेक्ट करते हैं एंटीजन से। तो बस इतना याद रखिएगा, और कुछ इसके बारे में ज़्यादा पूछेगा नहीं, इसके बारे में उतना नहीं पूछता है, बस प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पूछता है। तो सारा हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी एक बार हम उसको क्लियर कर दे रहे हैं 5 मिनट में, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो हुआ क्या था आपका, शुरुआत में हम क्या पढ़े? एलर्जी नहीं, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? एक तरीके से शरीर में पैथोजन को भेजकर मेमोरी सेल बनाना होता है, ताकि हम उसको पहचान लें, अगली बार खुद से हमारी इम्यूनिटी लड़ाई कर ले। तो यही वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन में हम लोग 3 प्रकार से, 3 जनरेशन में हम लोग बनाए उसको। फर्स्ट जनरेशन में क्या किए? डायरेक्ट उस पैथोजन को कमजोर करके मार के शरीर में डाल दिए, जिससे बी लिम्फोसाइट क्या किया? मेमोरी बना लिया। दूसरे के जनरेशन में हम लोग क्या किए कि केवल उसी भाग को शरीर में प्रवेश कराए, या तो उसके टॉक्सिन को शरीर में प्रवेश करा दिए, जिससे क्या हुआ? मेमोरी बन गया। जैसे बी आपका था बी हेपेटाइटिस बी, और दूसरा आपका क्या था? डीपीटी का टीका जो लगा था। थर्ड जनरेशन में केवल डीएनए को ही डाल देंगे, तब भी हमारा बन जाएगा। तो थर्ड जनरेशन में हम लोग विकसित कर लिए कि डीएनए से ही वैक्सीन बन सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे, कि हमारी जब शरीर की प्रतिरक्षा खुद को ना पहचान कर, खुद के सेल को ना पहचान कर उसी को मारना शुरू कर दे, तो वो होता है आपका, उदाहरण आपको बता ही दिए थे। फिर आपका होता है कि आखिर आपका जो इम्यून सिस्टम है वो शरीर में कहाँ है? जैसे पाचन तंत्र है तो ये पेट है, आमाशय, आंत है। उसी तरह इम्यून सिस्टम कहाँ है? इम्यून सिस्टम में तो हम लोग जानते हैं कि जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, आपका उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। इसमें मुख्य रूप से बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होते हैं। बी लिम्फोसाइट जो होती है वो कार्य करती है बेसिकली द्रव में, बॉडी के जितने द्रव होते हैं उसमें, और टी लिम्फोसाइट जो होती है वो कार्य करती है कहाँ पे? जितनी कोशिकाएं और टिश्यू हैं। तो ये आपको तो पहले भी पढ़ा चुके हैं, जाके उसको देख लीजिएगा। फिर लेकिन ये होते कहाँ हैं एक्चुअल में, बनते कहाँ हैं? तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जितने भी होते हैं सब अस्थि मज्जा में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में। बी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में परिपक्व भी हो जाता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में आकर परिपक्व। अब ये जहां बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक लसिका अंग। क्या कर दिए? लिम्फोसाइट क्या है? लसिका कोशिकाएं ही है ना, तो प्राथमिक लसिका अंग हो गया जहां पे बने। द्वितीयक लसिका अंग में जहां पर ये जो आपका बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो आपका प्राथमिक लसिका अंग से बन के आए थे, वो द्वितीयक लसिका अंग में इंटरेक्ट करते हैं जाके एंटीजन से जाके लड़ाई करते हैं। तो बस यही सब चीजें थी, आप लोग इसको उतार लीजिएगा। हमारा ये पार्ट खत्म हो गया इम्यूनिटी का पूरा। अब हमारा डिजीज बचा हुआ है, जितने रोग है वो पढ़ेंगे, कैंसर, फैंसर, टाइफाइड, निमोनिया सब पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा एल्कोहल, तंबाकू, आपका ये सब पढ़ लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो तीन लेक्चर और बेसिकली लगेगा मेरे हिसाब से, कि 3 या 4 लेक्चर, 3 लेक्चर लगेगा। उसके बाद हम इसका 1 शॉट लेकर सबका कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। तो घबराइएगा मत। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।